दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का अपडेट है, यानी सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर आपको यही देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों आप लोग जो बीपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक ट्री 4.0 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों परीक्षाओं को जो है आने वाली परीक्षा को देखते हुए सबसे पहले हम लोग जो है इसका समसामयिक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दिया हुआ है 18 प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले जो हम लोग है इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। 18 प्रैक्टिस सेट है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का जो महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू से 1 नंबर पे से शुरू होता है उसको करेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी दोस्तों हमने 6 पेज कंप्लीट कर दिया है, 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। इसका अलग करंट अफेयर 2025 नाम से, एडुटेरिया करंट अफेयर 2025 नाम से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाकर वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, सभी पीछे का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों हम लोग जो करने वाले हैं क्या, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों, विचार करना है, ठीक है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में कर रहा है कि इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़, ठीक है, इस कार्यक्रम को कह रहा है 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसको दोस्तों मार्च 2028 तक नहीं, ये मार्च 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है हमें, ठीक है। तो सत्य कथन चूज करना है। दूसरा कह रहा है कि गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए ये जो है 2014 ईस्वी में कह रहा है ये शुरू किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा में कह रहा है कि फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता, ये है। तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 हमारा कोड जो है बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दोस्तों इसमें से गलत कथन को हमें चुनना है। 4 कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, हमें गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, ठीक है। ये जो है स्वच्छ भारत मिशन कह रहा है ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इससे संबंधित ये कथन है। तो कह रहा है स्वच्छ मिशन जो भारत ग्रामीण है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था, क्या, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये क्या सही है, तो नहीं दोस्तों ये गलत है। ये जो है 2 अक्टूबर 2015 नहीं बल्कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया। तो हमारा पहला जो कथन हो गया बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये जरूर किया जाता है विभाग के द्वारा। अगला है सी नंबर कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% कह रहा है कि स्वच्छता कवरेज किया जा चुका है। तो हाँ बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025 से 26 तक गाँव को ODF प्लस यानी मॉडल में क्या करना है, स्थिति में इसको बदलना है। तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है गलत कथन कह रहा है चूज करने के लिए कौन है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ग्रेट निकोबार जो परियोजना है इसमें कह रहा है ग्रेट निकोबार जो द्वीप परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। और ये 3 कथन दिया हुआ, इसमें कह रहा है औसत कथन का चयन करें, यानी कि जो कथन इसमें गलत है उसका चयन करना है हमें।
पहला कह रहा है हमारा कथन कि इसका लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा हम कह रहे हैं कि यह पाक जलरमरो मध्य के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। ना, ये गलत है, पाक जलरमरो मध्य के नज़दीक नहीं है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ये औसत चुनना है तो बी में हो जाएगा। 2 और 3 क्या है हमारा? गलत है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित जो कथन थी इस पर विचार करना है। तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो मोहाली में किया गया है। ठीक है, मोहाली में जो है ये इसका स्थापना किया गया है। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये जो है BRIC और NABI के द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ? मोहाली में। इसका नेम है ये। ठीक है, इसका नेम क्या है? BRIC NABI। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का हमें चयन करना है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म उद्यम निवेश जो है वो 2.5 करोड़ टर्नओवर और 20 करोड़। सूक्ष्म जो उद्यम निवेश है कह रहा है इसमें 2.5 करोड़ टर्नओवर 20 करोड़। निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 20 करोड़ है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। इसमें जो है निवेश कितना है दोस्तों? निवेश इसमें है 1 से 2.5 करोड़। ठीक है, 1 से CR लिख देता हूँ, 1 से 2.5 करोड़ इसमें निवेश है। और इसका जो टर्नओवर रखा गया है तो ये टर्नओवर है इसका 5 से 10 करोड़। ठीक है, 5 से 10 करोड़ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 125 करोड़ है। लघु उद्यम में कह रहा है निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 125 करोड़ है। तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें जो है लघु उद्यम में निवेश 25 करोड़ तो है, लेकिन इसका जो है टर्नओवर, ये टर्नओवर कितना है इसमें 100 करोड़ मात्र टर्नओवर है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ टर्नओवर और 500 करोड़ इसका टर्नओवर है। निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है। तो हाँ, ये सही है। तो हमारा इसमें गलत कथन कह रहा है, चुनने के लिए कौन 1 और 2 हो जाएगा गलत? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों गुरुग्राम में किया गया है, गुरुग्राम। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। देश का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो हस्तलिखित बजट पेश किया है? ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ है। हस्तलिखित बजट पेश करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यानी इनमें से कौन सा कथन कह रहा है सही है? तो हमें सही कथन का चयन करना है। ए में कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये बिल्कुल सही है हमारा ये नंबर। DRDO ने अभी हाल ही में क्वांटम क्षमता को बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का स्थापना किया है और उसका उद्घाटन किया है। बी में कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023 से 2024 से इसको क्या कर दिया? 2030 से 2031 कर दिया गया है। तो नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो है इसकी स्वीकृति 2022 में नहीं दोस्तों, इसकी स्वीकृति जो है 2023 में की गई थी। कब? 2023 में। इसकी स्वीकृति कब हुआ था? स्वीकृति 2022 नहीं, 2023 में इसकी स्वीकृति है। और इसमें जो है कुल बजट कितना है दोस्तों? इसका जो है
कुल बजट कितना था, कुल बजट जो है इसका ये था 6,003.65 करोड़ जो है इसका कुल बजट था। ठीक है, तो हमारा जो है दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। ये दोस्तों किया है किसने, अफगानिस्तान महिलाओं ने। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित कथन दिया हुआ है। पहला कथन में कह रहा है कि भारत वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, तो ये गलत है, ये रियल के अनुसार नहीं है, वास्तविक जीडीपी नहीं है, ये नॉमिनल के अनुसार है। ठीक है, ये जो है दोस्तों नॉमिनल के अनुसार जो है फोर्थ पर है, रियल के अनुसार नहीं है, तो हमारा ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आईएमएफ के अनुसार अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेट्युम्बो नंदी नदेतवाह बनी। किस देश की बनी है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ये बनी है नामीबिया की। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी है, तो ये नामीबिया की बनी है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, और इसमें से सही कथन का चयन करना है हमें। ठीक है, चंद्रयान 5 के बारे में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, यानी 250 केजी का रोवर इस बार चंद्रयान 5 ले जाएगा, बिल्कुल ये सही है। दूसरा में कह रहा है कि भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन कहा गया है कि योजना बनाई है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये भी है। कौन है, जब भारत और जापान मिलकर। अगला है इसका उद्देश्य कह रहा है कि चंद्रमा के सतह और उपसतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सत्य है। चंद्रयान 5 के बारे में है कि इस बार जो है 250 केजी का रोवर ले जाएगा। उसके बाद यह मिशन जो है भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, जिसे लूपेक्स मिशन कहा गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के सतह पर पानी और बर्फ का भंडार का पता लगाना है। ये है मुख्य पॉइंट। अगला देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली जो है वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री कह रहा है कि इनमें से कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 है, तो इसमें से दोस्तों कह रहा है कि कौन है। तो ये दोस्तों एक में जो है सुनीता विलियम है, उसके बाद जो है वुच विलमोर है, उसके बाद ये निक हेग है, ये नहीं है। ठीक है, निक हेग, और उसके बाद अलेक्जेंडर गिगोनो था, गिगोनो, और उसके बाद जो है ये जो है नासा का जो है ट्रू 9 मिशन के तहत गया था ये लोग। ठीक है, नासा के ट्रू 9 मिशन के तहत गया था ये लोग। तो कौन कौन है, इसमें से 3 लोग हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 3 है, इस अंतरिक्ष यात्री थे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें, असत कथन का चयन करें। कह रहा है अभी हाल ही में राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया है, तो हाँ भाई ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है कि राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा 1, 2 और तीनों ऑप्शन सही हो गया। और इनको जो है 1999 में जो है क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, 1999 में पद्मश्री दिया गया है, और इनको 2006 में जो है पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण भी इनको 2006 में दिया गया, पद्म
श्री 1999 में दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सभी सही है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाड है। सबसे प्रदूषित देश चाड है, तो हाँ बिल्कुल सही है। भारत का स्थान कह रहा है इसमें चौथा है, नहीं ये गलत है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 5वां है। कह रहा है ये ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो ना ये भी गलत है, ढाका नहीं, ये जो है दिल्ली है। ठीक है, मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। मेघालय का जो बर्निहाट है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, 1 और 3 करें। इसमें से असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ यानी ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? किसको प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो अर्चना जाघव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया? किसको? अर्चना जाघव को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश है? इसमें विजेता देश कौन है दोस्तों? तो इसमें विजेता देश भारत है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में विजेता भारत ही हैं, और दोनों में दोस्तों उपविजेता कौन है? तो दोनों में उपविजेता इंग्लैंड है। ठीक है, दोनों में उपविजेता कौन है? इंग्लैंड है, और उपविजेता कौन है? भारत है। अगला देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन, ये जो है अभ्यास खंजर, ये 12वां संस्करण है, और किसके बीच है दोस्तों? भारत और किसके बीच है? किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, किर्गिस्तान। आगे देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन का इसमें हमें चयन करना है। यह कह रहा है कि यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, तो हाँ ये सही है बिल्कुल। कह रहा है सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में 2397 है, नहीं ये वाला गलत है। सबसे ज़्यादा संख्या जो कहाँ है दोस्तों? ये यूपी में है, और ये कितना है? 2397 जो है यूपी का है ये सबसे ज़्यादा। कह रहा है दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश का ये 2220 है, तो नहीं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो बिहार का है कितना? 2220। तो ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है गलत चुनने के लिए तो कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 किसमें है? सी में। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है कि किया है गोवा में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, जिसको NCPOR कहते हैं, इसमें सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? गोवा में किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है डेविड वैकहम को। डेविड वैकहम को दिया गया है। ये जो है यूके का स्टार खिलाड़ी है। ठीक है, इसको डेविड वैकहम को। अगला देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूके इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का है ये। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित, यानी अभी हस्ताक्षर किया है इस पर, टेक इट डाउन एक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि किससे संबंधित है टेक इट डाउन एक्ट? ये जो है AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु है ये। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा सही। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो ये जो दोस्तों कहाँ पर किया गया है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, ये नेपाल में आयोजित किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। कहाँ पर दोस्तों किया है, तो ये उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। कौन है दोस्तों जी, ये पंजाब है। ठीक है, पंजाब में है। यहाँ सांकेतिक भाषा में जो है कार्यवाही किया गया, और इसमें किस पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री सीएम कौन है दोस्तों, तो भगवंत मान जो है, भगवंत मान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है नेहा झा मैनी को। ऑप्शन नंबर, ये मैनी नहीं होगा, मनी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी आंसर, नेहा झा मनी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगर इसी में बात करें हम लोग दोस्तों, इसमें जो है बाल युवा पुरस्कार किसको दिया गया, बाल युवा पुरस्कार की अगर बात कर ले, ये दिया गया है मुन्नी कामत को। ठीक है, मुन्नी कामत को जो ये बाल युवा पुरस्कार दिया गया है इनके कहानी संग्रह चुक्का के लिए। इनके कहानी संग्रह का क्या नाम है दोस्तों, तो चुक्का नाम है। तो इसके लिए जो है बाल युवा पुरस्कार मुन्नी कामत को दिया गया है। अब बनारस आहाम के लिए नेहा झा मनी को दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है। अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा है शब्द क्या, 3R कर रहा है, यह 3R किससे संबंधित है, ये दोस्तों सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। किससे, सर्कुलर इकोनॉमी से, सर्कुलर इकोनॉमी से ये संबंधित है 3R। और 3R का दोस्तों मतलब क्या होता है, तो 3R का मतलब होता है क्या, तो 3R का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, रीयूज, और एक होता है रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये होता है 3R का मतलब। और इसका संबंध किससे है, सर्कुलर इकोनॉमी से है। अगला देख लेते हैं, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन कह रहा है किसके द्वारा किया गया है, तो ये दोस्तों अपना प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली एसटीईएम का संबंध किससे है। कभी कभी समाचार में देखी जाने वाली एसटीईएम कह रहा है इसका संबंध किससे है, दोस्तों इसका संबंध शिक्षा से है। समाचार में देखी जाने वाली एसटीईएम का संबंध किससे है दोस्तों, शिक्षा से है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है अमृत स्वस्थ भारत। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है। यह संचालित उपकरण है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है, जिसका नाम है अमृत स्वच्छ भारत। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने की है, तो दोस्तों ये जो है किसने किया है, पंजाब ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, पंजाब ने किया है जो है प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत। ठीक है, और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और नंबर कितना है 181 है, 181 है। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। दोस्तों इसमें जो है भारत की हिस्सेदारी 8.3% है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसको कहते हैं शॉर्ट में सिपरी, इसकी अभी हालिया में एक रिपोर्ट आया और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 2024 तक यानी 4 साल में के दौरान जो है कुल वैश्विक हथियार आयात में, यानी जितना भी जो है पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में जितना भी हथियार खरीदा गया है, इसमें भारत की हिस्सेदारी कितना परसेंट है दोस्तों? तो इसमें है 8.3% किसका है? सिर्फ और सिर्फ भारत की हिस्सेदारी है। और ये जो है दुनिया का सेकेंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। हथियार जो है आयातक देश है कौन? आयातक देश है कौन है दोस्तों? ये अपना देश भारत है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट जिस राइज ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने दोस्तों ये लॉन्च किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? किसने? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है तो कौन सा राज्य दोस्तों? तो असम राज्य ने रखा है। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? ये दोस्तों असम ने रखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा असम। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 से 25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहते हैं, इसके अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। ठीक है, इस पे जो है हमें एफडीआई के बारे में क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो पहला में हमारा कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023 से 24 की तुलना में 14% को वृद्धि को दर्शाता है। तो हाँ, ये वाला सही है, 14% वृद्धि को दर्शाता है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि कौन सा कथन? गलत कथन चुनना है हमें। ठीक है, तो गलत चुनना है। तो पहला वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। तो हाँ, बिल्कुल दर्शाता है। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ है। तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। सबसे अधिक एफडीआई जो है भारत को दोस्तों सिंगापुर से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? सिंगापुर से प्राप्त होता है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। सबसे अधिक एफडीआई का सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। तो ना, ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। तो हाँ, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि 4 में कि राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को नहीं प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कितना हुआ है दोस्तों? 39% प्राप्त हुआ है सबसे अधिक। तो कह रहा है गलत कथन कौन हो जाएगा? 2 और 4। 2 4 किसमें दोस्तों? सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है? किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है? किसने की है दोस्तों? की है सऊदी अरब ने की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, सऊदी अरब। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? किस वर्ष तक है दोस्तों? 2030 तक है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र
के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैविक जो है अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो 2030 तक है ये लक्ष्य। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो किस देश में है दोस्तों? तो ये है अजरबैजान में। ठीक है, कहाँ है? अजरबैजान में। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख जो क्षेत्र है किस देश में स्थित है? ये दोस्तों अजरबैजान है। और इस क्षेत्र के लिए कई बार जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या रहता है दोस्तों? विवाद रहता है। इसी को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? दोस्तों कितनी है? तो ये है 25 करोड़ निवेश और 100 करोड़ क्या है? टर्नओवर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? कितना नॉमिनी रख सकता है दोस्तों? तो 4 अधिकतम नॉमिनी जो है रखने का आदेश देता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरित करना। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? कितने में दोस्तों? तो कुल 244 जो है संवेदनशील जिला में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिला में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 244 जिला में। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि 43 नंबर है कि युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? युगे युगीन जो है भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो पर्पल फेस्ट 125 जो है दोस्तों ये दिव्यांग जन से संबंधित है। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? ये दोस्तों दिव्यांग जन से संबंधित है। और इसका कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये जो है राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? तो राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया गया था। दिव्यांगजन से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? किस परियोजना का दोस्तों हिस्सा है? ये जो है पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार की किस परियोजना का हिस्सा है? ये दोस्तों पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। और इसकी जो है दोस्तों घोषणा की बात करें तो कब किया गया था? 2022-23 में के बजट में इसका क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो इसको दोस्तों मौलिक अधिकार घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित जो भेदभाव है इसको समाप्त करने के लिए विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार की घोषणा दे दिया? तो इसको मौलिक अधिकार की घोषणा दे दिया है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है इसको उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया गया है। इसमें जो है महिलाओं को जो है इसमें
अनुदान के रूप में जो है कितना 1.5 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है। तो दोस्तों इसने 4% का आरक्षण दिया है दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी को, ठीक है, 4%। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सारिंगखम ए का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक शरिंगखम ए का उद्घाटन किया है। दोस्तों किसने किया है? ये किया है मेघालय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य की बात करें दोस्तों कौन है, तो यह है केरल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो ये केरल है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साथ में वीडियो में दोस्तों अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है अभी बिहार एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट आ रहा है। करेंट अफेयर हो, सामान्य ज्ञान हो, बिहार का जो है सामान्य अध्ययन हो, तो दोस्तों अभी आ रहा है। हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका 3-4 ऑलरेडी वीडियो आ गया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो है सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।